नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोटद्वार से। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मालन पुल का सीएम धामी ने उद्घाटन किया। आपको बता दें, वर्चुअली उद्घाटन किया है। जहां 2 साल पहले आपदा की भेंट, आपको बता दें, पुल आपदा की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद 26 करोड़ की लागत से बने इस पुल का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। वहीं कोटद्वार और भावर को जोड़ने वाला यह पुल, जिसका आज उद्घाटन किया गया है सीएम पुष्कर धामी द्वारा। बता दें आपको, कोटद्वार और भावर को जोड़ने वाला यह पुल, जहां मालनपुर का सीएम धामी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। तो 2 साल पहले आपदा की भेंट चढ़ गया था यह पुल, जिसके बाद 26 करोड़ की लागत से इस पुल का आज उद्घाटन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कोटद्वार बाबर के लोगों के लिए सोमवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया है। आपको बता दें, मालन पुल का निर्माण पूरा होने के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पुल का लोकार्पण कर दिया है, जिससे करीब 2 साल से चली आ रही परेशानी से निजात मिल गई है। तो वहीं पुल के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहां आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वे नहीं पहुंच सके। उन्होंने जनता इंटर कॉलेज में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधन किया। सोमवार सुबह पुल पर पूजा अर्चना के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रिबन काटकर पुल पर आवागमन शुरू करा दिया है, जिससे भावर के साथ ही हरिद्वार जैसे लारडांग क्षेत्र के लिए यात्री और अन्य वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। मैं इस अद्वितीय कार्य के लिए सभी अभियंताओं को, निर्माण एजेंसियों को, हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सेतु को योजनाबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया है। मुझे पूरा विश्वास है, ये सेतु न केवल क्षेत्रवासियों के लिए सुगम आवागमन का माध्यम बनेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। और मुझे भली भांति याद है, आपदा के समय में जब बड़ी भीषण आपदा वहां पर आई थी, पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय रितु जी ने लगातार प्रयास किया और मैं भी उस समय वहां पुल के समीप पहुंचा था। तभी हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस पुल को जरूर हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएंगे। और इसके लिए मैं विशेष रूप से आपकी विधायक रितु जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जितनी बार मैं सच बता रहा हूं, शायद इतनी बार इन्होंने मुझे कभी किसी दूसरे काम के लिए नहीं कहा। जब मिलती थी मुझे कहती थी, मालन का पुल कब बनेगा, मालन के पुल के लिए पैसा कब आएगा। मैंने कहा पैसा भी दे दिया, आप तो जितनी जल्दी से जल्दी बनना है वो हमारे अभियंता बनाएंगे। लेकिन मैं कहता था आप लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, जल्दी बन जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे कहती थी कि आप भी कह दीजिए, एक बार आप भी कह दीजिए। और अनेकों बार उन्होंने मुझे मालन नदी के पुल के बारे में बताया। आज मैं सच में, मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है कि सिद्धबली बाबा की कृपा से आज ये काम, जो बहुत आवश्यक काम था, वो काम आज पूरा हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं उनके सहयोग से आज हमारा प्रदेश नित नए आयाम प्राप्त कर रहा है, विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। संपूर्ण प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क, पेयजल, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस क्रम में कोटद्वार के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कोटद्वार में जहां एक और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 135 करोड़ रुपए की लागत से नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं कोटद्वार में 691 करोड़ की लागत से 4 लेन बाईपास का निर्माण कार्य कराने के साथ ही कोटद्वार नजीबाबाद 2 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर सड़क को 2 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कोटद्वार रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही सिद्धबली कोटद्वार से दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त कोटद्वार बस स्टैंड, टर्मिनल, आयुष अस्पताल, नए केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि रितु जी ने पिछले दिनों
काफ़ी दिनों से लगातार वो प्रयास कर रही थी कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य जल्दी यहाँ पर प्रारंभ हो, और हमने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर जो भूमि थी वो भूमि भी तुरंत हस्तांतरित कर दी, और हमने कहा कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय बनना है, उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार कोटद्वार का जो बस टर्मिनल है, यह भी एक बहुत अच्छा टर्मिनल बनना चाहिए। मैं शुरू से मानता हूं कि हमारा यह भी कोटद्वार भी एक, चाहे हमारी चारधाम यात्रा हो या अन्य यात्राएं हो, आने वाले समय में हमारा चाहे सतपुली की ओर से नयार नदी पर बनने वाला जो हमारा बांध है, वह भी, उसका भी निर्माण हो रहा है, झील का निर्माण हो रहा है, और ऐसे अनेक काम पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे हैं। तो कोटद्वार उसका मुख्य केंद्र बिंदु बनेगा। यहाँ पर एक अच्छा बस टर्मिनल होना चाहिए जिसमें लोग दूर से आकर यहाँ पर कुछ देर आराम भी कर सकें, कोई मनोरंजन का साधन है, बच्चों के साधन हो। उस हेतु मैंने स्वयं परिवहन विभाग को निर्देशित किया है कि अच्छे से अच्छा बस टर्मिनल यहाँ पर बनाया जाना। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें, बारिश के बाद हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की समेत कई शहरों में प्रशासन के दावे भी बह गए हैं, प्रशासन के दावे फेल हो गए हैं। बता दें, नैनीताल जिले के हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक हुई बारिश से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। तो वहीं देहरादून के तापमान में भी 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। तो आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार आज भी कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। तो वहीं रविवार को देहरादून सहित ज्यादातर क्षेत्रों में तड़के से ही मध्यम बौछारों का क्रम शुरू हो गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, राज्य में कोविड-19 के 3 नए मामले सामने आए हैं, जहां इससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। हर साल लाखों श्रद्धालु देश भर से उत्तराखंड आते हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने का डर है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देहरादून और नैनीताल जिलों में 2 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विभाग सतर्क हो गया है और राज्य के अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल को फिर से लागू किया जा सकता है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में कोविड के 3 नए मामले सामने आए, जहां सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। चारधाम यात्रा पर कोविड का संकट मंडरा रहा है। तो आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हर वर्ष उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ वन अग्नि की घटनाएं भी बढ़ती नजर आती हैं, जिसमें कमी लाने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन अग्नि की घटनाओं में कमी आई है। कहा कि पहली बार इस राज्य के जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की भूमिका वन अग्नि में दिखाई दी। तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसका फायदा हमें यह भी हुआ है कि आपदा प्रबंधन मद से भी हमें करोड़ों रुपए प्राप्त, जिससे वन अग्नि को रोकने में मदद मिली है। तो आपको बता दें, लगातार नए नए नवाचार किए। पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी को और जिला प्रशासन का रोल फॉरेस्ट फायर में दिखाई दिया। जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसका फायदा हमें ये भी मिला कि आपदा प्रबंधन मद से भी तत्काल हम लोगों को कई जिलों में करोड़ों रुपए प्राप्त हुआ, जिससे कि आपदा वनाग्नि को रोकने में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो पाई। दूसरा, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से हमें मैन पावर भी मिली और व्हीकल्स की उपलब्धता भी हमें बनी। तीसरा, हम लोगों ने पहली बार ग्राम प्रधानों जन सहभागिता के माध्यम से फॉरेस्ट फायर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें जो हमारे हॉट स्पॉट थे उनमें 572 हॉट स्पॉट में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें वन पंचायत के सरपंच, जिसमें महिला मंगल दल, जिसमें युवक मंगल दल, वन विभाग के कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दिया गया। तो कहीं ना कहीं जन सहभागिता से भी इसमें फ़ायदा मिला है रोकने में। और इस वर्ष हमने एक और नया नवाचार किया
पीसीसीएफ रैंक के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं सबको हर जिले में एक नोडल अफसर के रूप में भेजा, ताकि उनके अनुभव का और उनकी वरिष्ठता का फायदा मिले और सभी कर्मचारी अनुशासित होकर के उनके अनुभव से जो निर्देश मिले। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हो रही देरी, अब कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव से भागने का काम कर रही है, क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है। तो एक कांग्रेस नेता ने कहा कि पंचायत में प्रशंसकों का कार्यकाल बढ़ाने की पूर्ण तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, और जबकि जनता के सामने सरकार ऐसा दिखावा कर रही है कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है। पंचायत चुनाव से सरकार लगातार भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी को डर है, और अभी तो जो हालात हो गए हैं पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लायक नहीं है। ट्रंप जिस प्रकार से कान पकड़ करके रोज ऐंठ रहा है, रोज डांट रहा है, रोज डपट रहा है, और उसका जवाब दे नहीं पा रहे। आप बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हो, वहां पर कह रहे हो कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। अब सिंदूर में कौन से केमिकल होते हैं अब मालूम नहीं, कैसे रगों में बह रहा है। तो ये भाषण दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप 7वीं बार लगातार बोल चुका है कि मैंने डांट करके, व्यापार की धमकी दे करके मैंने सीज फायर करवाया। उसका जवाब नहीं दे पा रहे। उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब आपके पास है नहीं। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि आज जो वातावरण पूरे देश के अंदर है, उस वातावरण में किसी भी जगह ये चुनाव लड़ने लायक नहीं है। पंचायतों में भी इनको डर है कि बैकलैश होगा, इसलिए पंचायत चुनाव से भाग रहे हैं और कार्यकाल बढ़ाने के चक्कर में संशोधन कर रहे हैं। तो वहीं पर्यटक नगरी रानीखेत मिशन इंटर कॉलेज के सभागार में लगी चित्रकला प्रदर्शनी फीता काटकर छावनी परिषद के सीईओ कुणाल रोहिला ने जिसका शुभारंभ किया है। तो एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य सुनील मसीह ने की। चित्रकार प्रकाश पपने ने मुख्य अतिथि और मुख्य जनों को दर्शाए चित्रों की विशेषताएं बताई। तो बता दें आपको, पर्वतीय क्षेत्र की एपड कला को चित्रित किया गया था। इसी को आधार बनाकर कई विभिन्न चित्र भी दिखाए गए थे। तो ये जागेश्वर महादेव मंदिर की कला पर आधारित सीमेंट पेरिस प्लास्टर से निर्मित बहुत सुंदर मंदिर भी दर्शाई थी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां शिमला बाईपास स्थित हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। आपको बता दें, गाड़ी में बैठे युवाओं ने नियमों की उड़ाई है धज्जियां। जहां पुलिस की कानून व्यवस्था का डर नहीं दिखा है। सोशल मीडिया पर तेजी से बता दें आपको, यह वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं के अंदर कानून व्यवस्था का डर नहीं है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से गाड़ी के बाहर निकल कर, या ये तो छत पे ही बैठे हैं, वो देखो छत पे बैठा है। सही मरेंगे यार साहब। और ये देखो, अब बनाओ सर, देखो छत की, बाइक से भी हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून के कई इलाकों में विकास के नाम पर लगातार सड़कों को खोदा जा रहा है। बता दें, एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम के लिए फिर से सड़क को खोद दिया जाता है, जिससे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक खजान दास ने इसके लिए जिम्मेदार विभाग के इंजीनियरों को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार में काम को पूरा करने का प्रयास नहीं करते। एक सड़क को खोदते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खोदते हैं। यह बात ठीक नहीं है। इससे राज्य सरकार के पैसे की भी बर्बादी हो रही है। ये हमारे कहीं ना कहीं इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार एक काम को निपटाने की कोशिश नहीं करते। सड़क बनती है, सड़क खुदती है, ये ठीक बात नहीं है। इसमें पैसे का बर्बादी होती है, और कुल मिलाकर के देखा जाए, इसको हमको रणनीति के तहत काम करना चाहिए। यदि आपको लाइन खोदना है तो उसमें क्या क्या आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, कम से कम 50 साल बाद की योजनाओं को देखना चाहिए, और उसकी आबादी को देखते हुए आपको योजना बनानी चाहिए। हम इतना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। अब सड़क बार बार खुद रही है, बार बार कभी तार बिछ रहे हैं, कभी पाइप बिछ रहे हैं। ये पैसे का दुरुपयोग है। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां रामनगर क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग क्षेत्र के उत्तरी
आम पानी बुई बीच में स्थित सक्कनपुर गांव में एक युवक की बाघ के हमले से मौत हो गई है। बता दें, वही मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद कुमार पुत्र जबर सिंह निवासी सक्कनपुर पिरुमदारा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गांव में एक पारिवारिक शादी थी और उसी सिलसिले में सभी लोग लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए थे। तो वही इसी दौरान क्षेत्र के कामदेवपुर गांव के पास जंगल के किनारे बाघ की अचानक विनोद पर हमला करके उसे दबोच लिया और घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। साथ में मौजूद लोगों ने जब शोर मचाया तो बाघ युवक को छोड़कर जंगल में चला गया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि केवल 4 महीने की अवधि में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत राज्य भर में लगभग 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही राज्य के लगभग 98% गाँवों से आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि यूसीसी को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। विपक्ष की जहां तक रही बात, तो विपक्ष को हर अच्छी चीज से परहेज रहा है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य हमारा पहला राज्य बना है जो जहां पे यूसीसी लागू किया गया है। और विपक्ष को उत्तराखंड से ही परहेज है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि 98% गांव जिस प्रकार से यूसीसी से जुड़े हैं वह यह साबित करता है कि यूसीसी लागू करना हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कितना ज्यादा सराहनीय रहा। और 1.5 लाख से अधिक जो आवेदन आ गए कुछ ही समय में, वह यह दर्शाते हैं कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने का ये जो फैसला रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा और यहाँ की जनता इसे बखूबी अपना रही। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज देश भर में वट सावित्री व्रत बड़ी श्रद्धा भाव और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। खासकर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में इस पर्व को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जाता है। तो बता दें आपको, इस पावन अवसर पर सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना कर अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करती हैं। वहीं कई कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इसका इतिहास यह है, देखो हमारे शास्त्र के अनुसार जो वेद पुराण में कहा गया है कि वट सावित्री का व्रत जो है विशेष रूप से सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हमारा सुहाग अटल रहे। यदि जिसके कुंडली में वैदिव्यादि दोष होता है, अल्प मृत्यु होती है, उस घटना को, उस दोष को दूर करने के लिए हमारे वट सावित्री का व्रत बनाया गया है। जिस प्रकार मेरा नाम रश्मि बरगाई है, मैं 10 सालों से व्रत रख रखा है मैंने, और ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से लड़के ये व्रत को पूरा किया था, ठीक उसी तरीके से हम लोग भी व्रत पूरा। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां कोटद्वार जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विकास खंड थालीसैंड के पैठाड़ी स्थित विश्व प्रसिद्ध राहु मंदिर का दौरा किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने मंदिर तक पहुंच मार्ग का पैठानी बाजार में पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बता दें आपको, निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बातचीत कर राहु मंदिर विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। ये यहाँ का महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है और एक फेमस टेंपल है हमारा राहु टेंपल। उसके पास के ओवरऑल एरिया को जो डेवलप किया जाना है, इसका एक मास्टर प्लान बना के वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पार्किंग स्पेस की जो कमी है, पार्किंग और एक प्रॉपर एक्सेस दिया जाना है, वो अभी मेरे संज्ञान में है। सेकेंडली हेलीपैड भी बनाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ परमानेंटली हमारे इंपॉर्टेंट विजिट्स होते रहते हैं और डिज़ास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला दल विगत बुधवार नैनीताल जिले के लिए हल्द्वानी से रवाना हो गया। तो पहले दल में 19 श्रद्धालु हैं। इनमें से 6 पर्यटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु और 7 पर्यटक उत्तराखंड के हैं। तो बता दें आपको, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश यात्रा का पहला पड़ाव भीमताल होगा, जहां से विधिवत औपचारिकता के बाद दल यात्रा के रवाना के लिए रवाना हो गया है। जो प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष पिथौरागढ़ में जाकर के और विशेष करके स्वयं आदि कैलाश जाकर के
एक मैं कह सकता हूँ कि जो सनातन की एक आस्था है और जिस तरह से आध्यात्मिक रूप में सनातन को आगे बढ़ाने का जो एक विषय है सनातन के साथ, उसमें उन्होंने स्वयं आदि कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए और जो एक बहुत प्राचीन हमारी शिव की जो एक के प्रति जो लोगों की आस्था है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून में सरेराह गुंडे दिखाने वाले को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर एसएसपी देहरादून द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद वीडियो में अभियुक्त द्वारा सरेराह एक बुजुर्ग व्यक्ति और अन्य लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी। वहीं पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर घटना में शामिल अभियुक्त को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां डोईवाला नगर पालिका बोर्ड बैठक में प्रस्ताव के बाद सोमवार को 10 नए कूड़ा निस्तारण वाहन नगर पालिका परिसर में पहुंचे, जिनका चेयरमैन सहित सभी सभासदों ने स्वागत किया और कहा कि अब नगर के वार्ड में कूड़ा निस्तारण में काफी हद तक समस्या का समाधान होगा और रोजाना नगर के वार्ड से कूड़ा कलेक्शन से या वाहन करेंगे और नगर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को मजबूती मिलेगी। पालिका परिषद डोईवाला द्वारा पहले 12 वाहनों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा था, जिसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। हमारे नवनिर्वाचित बोर्ड द्वारा अपनी पहली बैठक में ही 10 नई कूड़ा गाड़ियों को क्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया। पारित प्रस्ताव के अनुपालन में आज हमने 10 गाड़ियों को हमारे माननीय चेयरमैन साहब द्वारा हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित करेंगे और आज से ये जनता की सेवा में लग जाएंगे। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।